हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई शुरू करते हैं ना। ठीक है। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज जो है वो पेपर सोल्विंग वाली क्लास है ना, 6:30 पर। 6:30 पर जो है वो पेपर सोल्विंग वाली क्लास है, जो अपन काफ़ी दिनों से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं ना। लास्ट क्लास जो है फ्राइडे के आसपास हुई थी ना। अब जो है आज वापस है ना, आज जो 2020 के बस एक दो पेपर ही बचे, बस वो ख़त्म कर देते हैं ना। ठीक है। ओके। और ये बैचेस है ना जो स्टार्ट हो चुके हैं 19 जनवरी को। 20 जनवरी को ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो है एक बैच आएगा। अच्छा, ये 22 जनवरी पर है, तो ठीक है। ये है ना, ऑल इंडिया अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है ना, मेंस को टारगेट करते हुए 10 पेपर है ना। और मतलब 9 बजे वेनसडे और थर्सडे को जो है इसके पेपर होने वाले हैं। और सेम डे जो है वापस आपको जो है वो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। ओके। लेट्स स्टार्ट। अरे भाई, दो क्या, तुम 3 पूछना बस। ठीक है। कोई गुस्सा नहीं होगा बस। चलो। अरे डाउट कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब आप गुस्सा कब आता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जब कोई ना क्लास नोट्स का क्वेश्चन पूछ ले। चलो भाई शुरू करते हैं। इसमें क्या तुम गलती कर रहे हो, है ना। P1 P2 P3 P4 एक स्क्वायर बनाना है, और P1 और P3 दे रखे हैं। ठीक है, P1 और P3 दे रखे हैं। तो ऐसा है कि भाई जैसे ये आपके एक्स और वाई एक्सिस है। ये 1,0 है P1, और ये P3 है ना। ये 3,0 है, तो P2 ऊपर आएगा। ऐसा स्क्वायर बनने वाला है, ऐसा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर P2 है, और यहाँ पर P4 है। अब आप कैलकुलेशन कर ले अपने हिसाब से। ठीक है। कि जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट स्क्वायर में कैसे निकालेंगे अपन, सोच लेना थोड़ा सा। जो ये यहाँ पर 2,1 पे 2,0 पे आएगा, है ना। और ये वाला पॉइंट अपन सोच लें इस प्रकार से कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे सोचना है कि सारी लेंथ जो है बराबर रहे। ठीक है ना। कर लोगे 2,1 और ऐसे करके, तो उससे P2 आ जाएगा। फिर कर लोगे क्वेश्चन, तो फिर तो कुछ नहीं बचा। हम्म हो गए। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है ना। 5 है ना डाउट। 5, ये सर्कल लिखा है, पता है तुमको। ठीक है। और इसका सेंटर जो है वो अरे ये क्लास में करवाया है। ओ महाराज जी, ये क्लास में करवाया है। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, अरे वो डायग्राम नहीं बनाया था ऐसा वाला, याद करो। एक ऊपर सर्कल बनाया था, बोला था लीस्ट यहाँ आ रहा है और मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, ये वही तो क्वेश्चन है। ठीक है। सॉरी, है ना। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई क्या डाउट है इधर। 9th में क्या बता रहे हो, Z3 गलत आ रहा है। नहीं यार, वो कंडीशन यूज कर लो ना। अ, वो नहीं आ पा रहा है क्या कंडीशन से, मतलब ये वाली कंडीशन। सिग्मा जेड स्क्वायर इज सिग्मा Z1 Z2, कल ही पढ़ी थी ना अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन। अच्छा, इसका आंसर रॉन्ग है क्या भाई, मतलब किसी के इसका आंसर मिला है क्या, मतलब। एक मिनट, चेक। एक मिनट, मैं आपको आंसर बता देता हूँ ना, जो करेक्ट आंसर है। पीछे अगर वो दिया हो तो वो सही है, बाकी गलत है ना। ठीक है। तो 9th है ना भाई। Z3 आएगा √3 माइनस √3 आयोटा, ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये आना चाहिए। कॉन्जुगेट दे दिया क्या उसका, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या। ये आना चाहिए भाई। ठीक है ना। हाँ, ये Z3 आंसर है ना। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। इधर कोई डाउट। हो गए सारे। 10 11 12 13।
इधर कोई डाउट? 16 का बी। बी ये है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना है ना। एक्चुअली वेक्टर में आता है तो चलो ठीक है, यहाँ पर ही बता देता हूँ। एक्चुअली आप सोचो एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वेक्टर z1 है, ये वाला वेक्टर z2 है, तो ये जो डायगोनल आता है ये z1 प्लस z2 आता है, और ये जो डायगोनल आता है वो z1 माइनस z2 आता है, राइट। तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर दैट इज डायगोनल 1 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर दैट इज डायगोनल 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पैरेललोग्राम के फंडे होते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। 17th का ए। ऐसे क्वेश्चन में अपन जो ज्यादा सोचे नहीं और पुट कर दें z को x प्लस आयोटा y, ठीक है, और कंपेयर कर ले रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन, ठीक है। हाँ, कल की क्लास अटेंड नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आज कर लो। ठीक है, कुछ नहीं, चलता है। 18th 19th। ओके भाई, डीबीपी 66 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डन। 5 6 7 8। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए ना। 5वां सवाल देखो, ऐसा है, अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसके जो भी रूट है वो रूट इसके भी होने चाहिए। इसके अगर आप रूट निकालने का सोचोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि एक्स की वैल्यू आयोटा है। समझ गए बात को? तो आयोटा भी इसका रूट होना चाहिए, क्योंकि इसका रूट आयोटा है तो इसका रूट भी आयोटा होना चाहिए। तो आयोटा पुट कर दो और इसको 0 के बराबर कर दो, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ओके, हाँ 7 तो हो जाएगा, रियल पार्ट मोड एक्स प्लस मोड वाई लिखा है। ओके भाई, आगे बढ़ो। हम्म, डन। हम्म, से 9th में क्यों नहीं लिया आंसर में? 9th में क्या नहीं लिया भाई? 9th में क्या नहीं लिया? अच्छा, 9th का बी जो है वो क्यों नहीं आया आंसर में? अच्छा, इतना डाउट, मतलब तुम्हारा बी आ रहा है क्या? तुम्हारा बी आ रहा है क्या? तुम्हारा बी आ रहा हो तो एक काम करो ना, ए और बी दोनों आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, दोनों की स्क्वायरिंग करके देख लो, वापस है ना। सुनो, दोनों की स्क्वायरिंग करके देख लो, जिससे आंसर मैच हो जाए वो सही है, अगर तुम कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा, मोड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू, है ना, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि वो आता है सिग्नम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो पता थोड़ी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वो तो वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसलिए वो नहीं है, ये डायरेक्ट ही बन जाता है। ये क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, डायरेक्ट बन जाता है, फॉर्मूला मत अप्लाई करो, वेरिएबल पार्ट में फॉर्मूला नहीं चलेगा। बिल्कुल, एक्स माइनस 1/x में क्वालिटी बना लो टी पुट करके, है ना, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये अभी कहीं आया है ना। वैसे देखो, ऐसा है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अपन ने इसके ऊपर मोड लिया, मान लो, मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान कर देता हूँ। तो ये मोड जेड का क्यूब हो गया, और ये आ गया मोड जेड। मोड जेड हटा दिया तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मोड जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब मोड जेड की वैल्यू 1 आ रही, तो मतलब आप समझ जाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसा लिखा हुआ है, सिस थीटा जैसा, मतलब उसका मोड 1 हो गया। मोड 1 हो गया तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, कि अगर मोड 1 है तो आई कैन सिंपली राइट कि जेड जेड बार इज 1।
सो जेड बार इज नथिंग बट 1/z। ठीक है, जेड बार इज 1/z, यहाँ पुट कर दो इससे क्या, तो ये आ जाएगा जेड क्यूब इज 1/z। अब आसानी से हो जाएगा कि जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 के क्या क्या रूट आ जाते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। सिस थीटा छोड़ दो, नहीं करना। ठीक है, हाँ भाई, और कोई डाउट? ये पीछे कैसे चले जाते हो तुम? ये कर लिया, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट जीरो कर दिया, है ना। रियल पार्ट जीरो करने के बाद जो है तुमको क्या मिल रहा है ये बताया जाए। कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 3p इक्वल टू 7q, रियल पार्ट को जीरो करने के बाद एक रिलेशन आ गया होगा, क्योंकि p और q दोनों इंटीजर है और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो बताओ ये कहाँ मिलेंगे। ये मिलेंगे p की वैल्यू 7 पर और q की वैल्यू 3 पर। ठीक है, 21 पे मिल जाएंगे, बस खत्म बात। उससे इमेजिनरी पार्ट का वो मोड बता देना। तो अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐसा होता है ना, जहाँ पर एक्स और वाई आर होते हैं और आयोटा जो है रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है भाई, शुरू करें। हाँ, तो लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, रोटेशन है। कुछ समझ आया रोटेशन थोड़ा बहुत, वो ई की पर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री से आगे चला जाता है। ओके, तो अपन एक बार इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े अच्छे से। ठीक है, एक बार पढ़ो इसको, लिखो, पढ़ो एक बार बस, है ना, समझो थोड़ा सा, फिर मैं आता हूँ। हाँ भाई, आप में से जो जो क्रिकेट फैन हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। आप क्रिकेट फैन है तो मतलब आपके लिए मतलब खुशी की बात है। थ्री डी खत्म क्या बोल रहे हो भाई, क्या डाउट था ये बीच में कि सर 3D खत्म हो जाएगा फेब से पहले, इसके बाद वेक्टर 3D चालू करना है ना। तो आज 20 हो गया ना, हाँ भाई हो जाएगा, है ना, 31 को हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हिस्ट्री बना अबे तुम नहीं जान पाओगे, है ना। यू वॉन्ट बी एबल टू अप्रिशिएट, है ना, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। मतलब अगर आप ये पूछ रहे हैं आज की सर कल क्या हिस्ट्री बनी, तो मतलब वो आप नहीं समझ पाओगे, है ना, वो फील नहीं समझ पाओगे कि कल क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हराओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में हराओ, ठीक है, पर ब्रिस्बेन में हराओ, है ना, जहाँ पे वो 32 साल तक किसी से नहीं हारा है ना, और वो भी आप इस तरीके से हराओ, मतलब वो भी कब, जब आपकी टीम ही नहीं है। आप जो है अपनी ए टीम के साथ खेल रहे हैं। चलो भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें वो एक एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो AC और BC बराबर है, ट्रायंगल इस प्रकार से बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये बनाया अपन ने C, और ये A और ये B। तो AC और BC बराबर है, ये मैंने पहले ही मार्क कर दिया। बेसिकली ट्रायंगल इज आइसोसलस, इक्वल एंगल्स थीटा। ठीक है भाई, ये वाला एंगल थीटा है तो उधर वाला एंगल भी थीटा है ना, बाद में मार्क करता हूँ मैं इसको। तो इसमें क्या है, Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस है ना ABC के, तो वो मार्क कर दिए मैंने कि ये Z1 है, ये Z2 है ना, और ये Z3 है। ओके, अच्छा, Z4 इज इन सेंटर। इन सेंटर मतलब आप समझ गए, एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैंने तो एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर दिए, और ये जो पॉइंट है वो है Z4, है ना। एंगल बाइसेक्टर तो एंगल बाइसेक्ट करेगा, तो क्योंकि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा।
समझ गए बात को? क्योंकि दिस इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इन सेंटर पे जा रहा है। और अच्छा हाँ, जो इधर से एंगल बाइसेक्टर खींचा है ना, वो आइसोसलस है ना, तो ये 90 डिग्री पे आएगा। आपको स्ट्रेट लाइन में बताया होगा मैंने, इन सेंटर एंड वो सब सेम लाइन पे आते हैं इन केस ऑफ आइसोसलस। ठीक है, तो वो 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि वो, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। अब मैं रोटेशन लिखता हूँ। तो यार देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने सारे वेक्टर जो है ऐसे मेंशन किए, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तो Z2 माइनस Z1 को अगर θ/2 से रोटेट कर दिया जाए तो Z4 माइनस Z1 बन जाएगा क्या? है ना, मतलब समझ गए? इसको θ/2 से रोटेट कर दो, वो बन जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम समझते हो? लेंथ का इश्यू है यहाँ पर। θ/2 तो सही है, Z2 माइनस Z1 ये वेक्टर है भाई, और ये है, बराबर थोड़ी है। वो कल जितने क्वेश्चन किए थे, गो बैक टू ऑल दोस क्वेश्चन एंड जस्ट चेक। वहां पे ट्राइंगल इक्विलेटरल था, वहां पे ट्राइंगल आइसोसलस था, तो वहां पे सब वो लेंथ बराबर हो रही थी। यहाँ पे लेंथ बराबर नहीं है। लेंथ बराबर नहीं है तो यूनिट वेक्टर्स लिखना होता है आपको। तो Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z1 का मोड, और यहाँ पर भी आएगा Z4 माइनस Z1 का मोड। मोड से डिवाइड करो आप, ताकि उनकी लेंथ कितनी बन जाए, यूनिटी, है ना? वैसे वेक्टर में पढ़ेंगे अपन, पर अभी से सीख लो आप, मोड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर बन जाता है। ओके, अच्छा, दूसरा सवाल फिर, दूसरी इक्वेशन, Z4 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z4 माइनस Z1 का मोड, यूनिट वेक्टर लिखा, इसको θ/2 से रोटेट किया, तो अपने को मिल जाना चाहिए Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z1 का मोड। क्या बोलते हो, सही है? ठीक है ना? एक बार रोटेशन जो है यहाँ किया, और एक बार इसी के ऊपर एंगल पे कर लिया अपन। ठीक है, कॉपी करो। अच्छा, डिवाइड करना इसके बाद, है ना? डिवाइड करना, और क्या है ना, इसके बाद डिवाइड कर देंगे। लिखने के बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, है ना? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और मोड वाली टर्म सारी एक साइड रख दो, और जिसमें मोड नहीं आ रहा वो एक साइड रखो। इस प्रकार से मैनिपुलेशन करो कि मोड जो आ रहा है वो वाली सारी टर्म्स एक साथ, और जिसमें मोड नहीं आ रहा वो सारी टर्म्स एक साथ। तो ऐसा आ जाना चाहिए, है ना? जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच गए हो तो फिर आप बताओ, और नहीं पहुंचे हो तो भी बता दो, ताकि मैं हेल्प करूँ, है ना? कि Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का मोड, Z2 माइनस Z1 का मोड, एंड Z4 माइनस Z1 के मोड का होल स्क्वायर। आराम से, है ना? टेक योर टाइम। ए, बी और सी, और ये इन सेंटर। हाँ भाई, तो अच्छा, नाम थोड़े से बदल,
क्यों भाई, मैं अच्छा, एक क्वेश्चन अपन करते रह रहे, मेरा एक आइडिया है, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कैसा रहेगा कि अगर जैसे 25-26 जनवरी के आसपास, है ना, या फिर इवन 1 फरवरी के आसपास भी कुछ ऐसे वन शॉट रिवीजन टाइप से क्लास लगाई जाए, जिसमें थ्योरी कवर करवाई जाए, मतलब जल्दी जल्दी से ना, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जैसे मान लो आज फंक्शन की क्लास है, 1-1.5 घंटा आप उसमें बैठो, है ना, स्पीड में पढ़ाया जाए। सिर्फ बैठना होता है, लिखना कुछ भी नहीं है, देखो 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 अच्छे से हो गया। और लास्ट में जाते जाते 5-7 सवाल करवा दिए कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा कुछ आ रखा है पेपर में, है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो थोड़ा और डिटेल में भी था, स्ट्रेट लाइन तो और भी डिटेल पे था, है ना। स्ट्रेट लाइन तो क्या पढ़ाना भी था, इसमें तो कोई वो इश्यू है ही नहीं, है ना। वन शॉट रिवीजन मतलब 1-1.5 घंटे में, जैसे मैं टॉपिक बताता हूँ, जैसे फंक्शन आईटीएफ मिक्स, है ना, 1.5 घंटा। एलसीडी मिक्स, 1.5 घंटा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, 1.5 घंटा। एओडी, 1.5 घंटा। डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर कर, 1.5 घंटा, है ना, ऐसे कर करके यूं, जिसमें ऑब्वियस बात है उस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि भाई देखो इस चैप्टर में मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर में मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया है ना, ऐसा कुछ ठीक रहेगा ना। कुछ करते आ रहे हैं ना, मैं कुछ 26 जनवरी के दिन कुछ ऐसा यूं कि भाई रिपब्लिक डे है कुछ, उस दिन एक सीरीज लॉन्च करते हैं पूरा एक साथ कि ये टाइम टेबल है, और 15 फरवरी 16 फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो मेंस के लिए ये रिवीजन करने का थोड़ा सा ऐसा रहेगा, है ना। ठीक है, वन शॉट रिवीजन टाइप से इसको कुछ नाम वाम दे देंगे। 99% पोल मेरे साइड में है, अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। पेपर सॉल्विंग तो चलता ही रहेगा, अरे फ्री रखेंगे बिल्कुल, स्पेशल में रखेंगे बस। स्पेशल में रखेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो, Z3 - Z1 का मोड इस डायग्राम में देखो, और क्या फील आ रही है क्या कि वो AC लिखा हुआ है। भाई आपने माइनस किया, है ना, आपके वेक्टर ऐसे थे, आपने माइनस किया और मोड लगा दिया तो लेंथ आ गई। Z2 - Z1 का मोड, Z2 - Z1 का मोड AB हो गया, और ये कितना हो गया, AI का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। इस पॉइंट जो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आ रहा था ये 90 था, ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा था, मैंने इसको डी मार्क कर दिया। तो ये जो AC है ना, वो तो एज इट इज है, जो AB है क्या उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ट्वाइस ऑफ AD, देखना भाई। और ये AI का होल स्क्वायर जो है वो AI इंटू AI कर दिया, ठीक है, ओके। अब कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व करो आप, है ना, कि AC अपॉन AI, इसी डायग्राम में देखना भाई, AC अपॉन, नहीं ये भी नहीं चमका, एक मिनट यार, कुछ तो और इसमें एक मिसिंग पार्ट है। AD अपॉन AI दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है तुमको, AD अपॉन AI, बताओ। AD अपॉन AI थीटा की टर्म है, उस हाँ, दिखा कुछ ऐसा बेस, और ये तो कितना हो गया अपने पास, कोस θ/2, ठीक है। और अपने को करना है AC और इसका करना है AC और AI का। अच्छा, एक थोड़ा सा लफड़ा पड़ रहा है इसमें, है ना, सेट नहीं हो रहा, देखो जैसे मैं भी यहाँ पे आके अटक गया, है ना। जैसे कि AC अपॉन AI मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि काश यहाँ पर AC और AD होता तो मैं कुछ कर लेता। समझ में आ रही बात तुमको, अगर यहाँ पर AD और AC होता तो मैं कोस थीटा वगैरह लिख देता। मैंने क्या किया, AC के साथ मेरे को AD चाहिए ना, मैंने AD यहाँ पे लगाया, और मैंने AD यहाँ पर वापस लगा दिया, ठीक है। हाँ भाई, देखना AC अपॉन AD, तो उल्टा अगर, चलो सेक थीटा बोल दूं क्या इसको मैं, देखते रहना है ना, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो बच रहा है AD अपॉन AI, ये तो फिर से वही है,
तो अगर ये cos थीटा बाई 2 आया है तो वो भी cos थीटा बाई 2 ही आएगा, सेम ही है दोनों। ठीक है, आई थिंक अपन ने प्रूव कर लिया है शायद। ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, इसको लिख दिया 1 प्लस cos थीटा। आराम से सोचे, देख लो मतलब। ठीक है, ओके। और ये आ गया अपने पास सेक थीटा प्लस 1। यही प्रूव करना था। मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। सेक थीटा प्लस 1 आ रहा है, सेक थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा सेक इंटू कोस जो है 1 हो जाएगा। मतलब ये मैनिपुलेशन तो क्या इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है ना। जो एक्चुअली अलग पार्ट है, आपको मेन चीज जो है वो ये समझ में आनी चाहिए थी। ये दिख गया तुमको 1 प्लस सेक थीटा है ना, ये वो लास्ट में लेके आया था। और वो होल स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये होल स्क्वायर पता है यहाँ से आ रहा है, ये जब उधर जाएगा ना तो इससे क्या आ जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर ये चीज समझ में आनी चाहिए ना। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है भैया, कौन पूछ रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं भाई। तो छोटे छोटे सवाल एक बार करते हैं अपन। हाँ भाई, इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा है ना, मतलब लोकस वगैरह थोड़ा सा हाथ साफ करते हैं अपन। और हाँ भाई, ये किसकी इक्वेशन लिखी, सर्कल। ओके, उसको अगर ऐसे लिखना है तो मैं ऐसे दिखा दूं कि ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। याद आ गया। ठीक है, रेडियस और सेंटर वगैरह सब पता है। ठीक है, हाँ। ये क्या लिखा, इक्वेशन चाहिए देखो, है ना। मेरे को जैसे सर्कल बोला ना आपने, मेरे को सर्कल भी नहीं चाहिए। मेरे को पता है तुम यही बोलोगे कि सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, 1,0 दिख गया, 0,1 दिख गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का चाहिए, है ना, इस लाइन का। तो ये 90, और ये कितना हो जाएगा, हाफ, 10, और ये हो जाएगा हाफ। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है आपको तो क्या आएगा, ठीक है, y माइनस हाफ x माइनस हाफ, स्लोप इधर से 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, -1 स्लोप दिख गया क्या इसका, तो उसका 1। तो y इक्वल टू एक्स, ये एक्चुअली आंसर है ना, ये लोकस है। ठीक है, ये आंसर है y इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो लाइन है ना, लोकस तो एक एक कर्व होता है, पाथ होता है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, हाँ। तो ये क्या है, बताओ 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 बताओ। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया, मतलब वैसे तो पढ़ा नहीं है, पर इलिप्स से ये शाबाश, कुछ ऐसा फील आना चाहिए, है ना। Pf1 प्लस Pf2 इस 2a टाइप से। पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मतलब इसमें भी एक गड़बड़ होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, देखो इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है भाई। ये इलिप्स नहीं होता, बहुत बार धोखा होता है, बताता हूँ देखो कैसे। ये F1, ये F2, और ये P कोई पॉइंट। तुम क्या कर रहे हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल कर मतलब सम कर रहे हो, जो 2 आना चाहिए। तो तुम्हारा पॉइंट एक्चुअली बाहर है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि P F1 F2 जो है ट्राइंगल बन रहा है। ओके, सही बात है ना। अगर ट्राइंगल बन रहा है तभी तो वो इलिप्स वैसे पॉइंट बाहर घूमेगा, तभी तो ऐसे वो इलिप्टिकल पाथ में जो है वो मूव करेगा कि हाँ इधर इधर से सम जो है वो कांस्टेंट आ रहा है और ये सब, है ना। अच्छा, तो कुछ कंडीशन हो गई ना। कंडीशन ये हो गई कि P F1 प्लस P F2 जो है वो हमेशा हमेशा F1 F2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, ज्यादा होना चाहिए भाई, है ना। और P F1 प्लस PF आप कितना कर रहे हो, 2a कर रहे हो। तो एक्चुअली 2a शुड बी ग्रेटर देन F1 F2, है ना। थोड़ा अगर आप समझदार हो तो मैं गीता का सार बताता हूँ। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, हालांकि इलिप्स मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं ये आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, पर आई कांट हेल्प माई सेल्फ, थोड़ा सा आ गया इसलिए। भाई ये वाला फोकस मान लो -a, 0 होता है, सही बोल रहा हूँ मैं।
ये वाला फोकस ए ई कॉमा 0 होता है, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE है ना। आ, तो ई लेस देन 1 आ रहा है ना। माफ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं कभी कभी, है ना। ई लेस देन आ रहा है, तो ये वो एलिप्स की कंडीशन होती है, इसेंट्रिसिटी उसमें जो है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। तुमको लगा होगा ये सडनली ये क्या क्या कर दिया सर ने, है ना। हैं? तो तो हाँ, वो कुछ ऐसे एक एक थे ना, ऐसे एक एक चाचा जी बोलते हैं, वो ढोलक बजाने वाले कुछ तो ऐसा कुछ करते हैं वो ऐसे ही कुछ कहते हैं, माफ कीजिए बेटा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ ना। मैंने देखा उसको, है ना, मेरे को अचानक याद आ गया, हारमोनियम वाले। हाँ, अब्बा हमारे वालिद थे और वो कुछ कुछ करते हैं, मस्त बोलते हैं, है ना, मैंने देखा एक बार यार, है ना। ठीक है, बढ़िया। मतलब आप भी ऐसे बराबर टच में रहते हो, हैं। शाबाश। तो भाई ऐसा है। क्या कह रहा था मैं यार, कि हारमोनियम बजाने लग गए, क्या कह रहा था। हाँ, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, दैट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस, तब ये इलिप्स बनता है। ये थोड़ी समझदारों वाली बात है, ये आपको यहाँ पे आपका तजुर्बा इस्तेमाल करना है। ये पूरी दुनिया है ना, मुंह फाड़ के ही बोल देती है इसमें, PF1 प्लस PF2 जो है 2A होता है, होता है, ये तो इलिप्स होता है ना। ये इलिप्स कभी कभी नहीं होता है, मैं बताऊं। जैसे आपको पूरा समझ में आ गया पक्का, मैं थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस करूं आपको, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्ञान करूं कि देखो ये यहाँ पे गलती करवाते हैं, ठीक है, देखना। तो भाई अभी क्या है कि फोकस के बीच की डिस्टेंस भाई कितनी है, दिख रहा है, -4 और 4 8 दिख गई डिस्टेंस, क्या 0,4 और 0,-4 दिख गया डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस जो है वो 8 है करंटली, और जो डिस्टेंस यहाँ दे रखी होती है वो 2A होती, तो वो 10 है, और हाँ सही है ना। मान लो खुदा ना करे खास्ता ऐसा कुछ देते आपको, ऐसा कुछ कि Z-4 और Z+4 ये 8, तो बावलों की तरफ इलिप्स नहीं बोलना है इसको, ठीक है ना। ये PF1 प्लस PF2 2A टाइप से नहीं चलेगा वहां पर, है ना। क्या हुआ इसमें, कंडीशन समझ में आई तुमको। टेक्निकली हुआ ये कि 2A जो है वो तो F1 F2 के बराबर हो गया है, आप समझ पा रहे हैं। ये P वाला पॉइंट जो है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने ये फोकस बनाया है और ये फोकस बनाया है, तो P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट यहीं पर है, बीच में है। P पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट joining F1 एंड F2। ये डिस्टेंस जिसमें 4 है और ये डिस्टेंस जिसमें 4 है, इनके बीच की डिस्टेंस 8 है, और इन दोनों का सम भी 8 4 है, तो 4 + 4 8 हो रहा है। तो उस टाइम कोई इलिप्स वगैरह नहीं बन रहा है, उस टाइम एक लाइन पे आ रहा है लोकस। समझ गए बात को, ठीक है। और मजा लो, है, देखो। एक ऐसा कुछ हो गया, Z-4 Z+4 = 6 कर दिया मान लो। अब बावड़ा हो गया, हाइपर बोलो, कुछ नहीं है। अरे भैया इसका आंसर है नो लोकस। अरे लाइन कैसे हो गया, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही 8 है, और तुम बोल रहे हो कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के दो जो जहां से सम करने पर अच्छे आ जाए। अबे माइनस कब से होगी डिस्टेंस, कब से माइनस कर दोगे। इसका आंसर आएगा नो लोकस, ठीक है। इसका आएगा कि P लाइज ऑन F1 F2, और इसमें आ जाएगा इलिप्स, ठीक है भाई। वैसे मैं ये बताने वाला था कहीं ना कहीं, मतलब ये कोनिक में बताता हूँ मैं, है ना, ये कोनिक में लास्ट में बताते हैं कि देखो ऐसी इक्वेशन जरूरी नहीं हमेशा एलिप्स हो, है ना, पर अभी यहाँ पे निकल गए तो ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ भाई, ये 3 केस हाइपरबोला में भी होते हैं, समझ रहे हो बात को, है ना। सुनो, अगर तुम ऐसा समझ पा रहे हो तो, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत जेल पा रहे हो, है ना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट वाज कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन
थर्ड साइड, यही कॉन्सेप्ट यूज किया ना। अब हाइपरबोला माइनस आता है, समझ रहे हो, PF1 माइनस PF2 होता है, वो तो प्लस को माइनस करते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तुमको कल ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ाई मैंने। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में एक फंडा बताया कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, एक और बताया था, क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। हाँ, वो डिफरेंस वाला पार्ट उसमें काम आएगा, और उसमें भी ऐसे 3 केस बनेंगे। ठीक है भाई। हाँ, ये साइन पलटेगा, ये साइन पलटेगा, समझ रहे हो क्यों, उसमें वो इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा आना चाहिए। वो तुम कर लोगे इतना, तो वो बताऊंगा मैं उधर, है ना। ठीक है। हाँ भाई, ये क्या है बताओ। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा है आपकी। अर्निक, तुम कहाँ रहते हो, हैं, तुम किस जगह पर रहते हो, मैं वहां आना चाहता हूँ, डंडा लेकर, हैं, पकड़ के पीटना पड़ेगा तुमको। सर्कल बता रहे हो, सर्कल बता रहे हो, तो सर्कल तो नहीं होगा ना। 10, -10, फील आई PF1 प्लस PF2 की, थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, है। तो वो वाली चीज आ जाएगी, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। वो ये बोल रहा है 1 आ जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, नो लोकस। ठीक है, नहीं हो पाएगा। अब समझ में आ रहा है ना। अरे भाई ऐसे सोचो, अभी तक जिनको फील नहीं आ रही ना, प्लीज ऐसे सोचो कि अगर यहाँ पर P होता है तो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड, और यहाँ पर P आ गया तो इसमें बराबर आ जाएगा, इससे कम तो कैसे कर पाओगे, है ना। हाँ भाई, ये बताओ भाई, ये क्या है इधर, हार्निक, ये क्या भाई, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म चला रखी, MNDN MNT, क्या है ये। मोड एंड डिटर्मिनेंट, हो गया भाई, हो गया वो, सर्कल का इंटीरियर आ रहा है ये। ठीक है, ओके। x-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, इट इज लेस देन 1, ये इंटीरियर आ रहा है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, whose center is 1, 0 and radius is 1, so this is the thing। ठीक है। ये बताओ भाई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब वो बीच का पार्ट हो गया, जिसमें एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है। ठीक है, ये 1, 0 है ना, इसकी रेडियस 1 है, सेंटर उसका भी 1, 0 है, उसकी रेडियस 3 है, उसके अंदर इसके बाहर। तो ये चीज है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। हम्म आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो 0 से π/4 है। इसे तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, थोड़ा समझ आएगा ऐसे क्वेश्चन करने से, थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज है। हाँ भाई बताओ। ट्रायंगल नहीं है ये, एरिया, अरे एरिया कौन सा लोकस हो गया, आर्क, आर्क है ये, आर्क, आर्क है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जीरो कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, इस जगह पर। यहाँ पर अगर कहीं z है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 है। ठीक है, ओके। अच्छा, π/4, π/4 यहाँ पर है, इस जगह पर। तो भाई इस पूरे में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उन सब का आर्ग्यूमेंट 0 से लेकर π/4 ही है ना। तो ये एक तरीके से ये आर्क हो जाता है ऐसे ही आगे जाकर, समझ गया बात को, जिसकी रेडियस डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा ऐसे ही, समझ गया बात को। हाँ,
अरे ट्राइंगल नहीं आएगा भाई, सेक्टर है ना, तो सेक्टर आर्क मतलब ट्राइंगल कैसे आएगा? ट्राइंगल ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन थोड़ी खींच रहा हूँ, इसके आगे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है हेडिंग डाल दो। जो लाइन के बीच में एंगल होता है उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाने की कोशिश की जा रही है ना, एक छोटी सी कोशिश कि भाई जैसे ये अपने रियल और इमेजिनरी एक्सिस है ना, इसमें एक लाइन जो है वो ऐसे खींची और एक लाइन जो है वो इस प्रकार से खींची, है ना, और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको डिटरमाइन करना है, विच इज इन दिस केस थीटा, एज यू कैन सी। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ना, जो फर्स्ट वाली लाइन है, उसको अपन ने नाम दे दिया कि भाई ये ए और बी पॉइंट से पास हो रही है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। ये लाइन सी और डी से पास कर रही है, 2 पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंटेशन Z3 है और इसका जो है वो Z4 है। ओके, सो हाउ टू डिफाइन एंगल बिटवीन टू लाइंस? ये m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 का इक्विवेलेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, तो कैन आई से कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 minus Z4 is theta. What is your opinion about this? Z1 minus Z2, भाई देखो, तुम रोटेशन से सोचो थोड़ा सा, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे आता है उसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आर्ग्यूमेंट है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आर्ग्यूमेंट है दोनों को माइनस कर रहा हूं, तो इसका आर्ग्यूमेंट मैं ज्यादा रख रहा हूं, इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा रख रहा हूं क्योंकि ये आगे आ रहा है, तो ज्यादा माइनस कम इस थीटा। और आपको तो पता ही है कि आर्ग्यूमेंट को लॉग की तरह ट्रीट किया जाता है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4 इज थीटा। ये है अपना आंसर। समझ गए बात को? ठीक है, ओके, ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। समझने वाली बात है, रटना भी आपके ऊपर है, रटना नहीं रटना है, ठीक है ना, मतलब वो इट्स अप टू यू। मतलब ठीक है यार, आज ज्यादा माइनस कम मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे आता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये आगे आ रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा माइनस कम करना है। ओके, सो दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। नाउ लेट्स से इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, है ना, जो अपन 2D में क्या लिखते हैं, स्लोप बराबर हो गया, अपन जो m1 इक्वल टू m2 वाली कंडीशन लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। हाँ भाई, अगर दो लाइन पैरेलल हो गई, थीटा क्या होगा, पैरेलल हो गई, थीटा जीरो, थीटा 0 डिग्री हो गया, तो आर्ग्यूमेंट जीरो आ जाएगा इसका। ठीक है, तो भाई मैंने यूँ लिखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, मैं तो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ ना, ये अपना अपन ने जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है ना, ये लिखना मैं जो लिख रहा हूँ Z1 माइनस Z2, और वहां पर क्या वो 3 4 इंटरचेंज है, इसलिए ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा बाकी आपको। ये थीटा जीरो बोला आपने, हाँ भाई, नाउ टेल मी, आर्ग्यूमेंट किसका जीरो आता है? आर्ग्यूमेंट जीरो किसका आता है? रियल नंबर का आता है। तो मतलब ये जो नंबर लिखा है Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4, ये क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। और ये रियल कब होगा? Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 शुड बी इक्वल टू Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 का कॉन्जुगेट। ये कंडीशन है इफ टू लाइंस आर पैरेलल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि अगर दो लाइन पैरेलल हुई तो क्या कंडीशन होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो सब लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब एनसीईआरटी वगैरह में दूर दूर तक नहीं है, है ना, तो ये अपन ने आगे उसको एक्सटेंड किया है, तो डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है ना। ओके, कि यहाँ पे रियल अगर दो लाइन पैरेलल हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर में, बताओ क्या कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हो सकता है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, चौथा निकालना है, इफ लाइंस आर पैरेलल joining Z1 Z2 and Z3 Z4।
हाँ भाई, पैरेलल आ गया, तो परपेंडिकुलर में देर किस बात की? लिख लिया क्या ये? लिख लिया। ओके, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z2, है ना, Z3 माइनस Z4, ये थीटा है, और थीटा कितना होना चाहिए? 90। हाँ भाई, 90 किसका आर्ग्यूमेंट होता है? आर्ग्यूमेंट 90 किसका होता है? इमेजिनरी नंबर का होता है, और आई वुड से प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तो बीटा इक्वल टू माइनस बीटा बार, समझ गए बात को? तो मैंने जो है वो इसको ऐसे लिखा कि बीटा प्लस बीटा बार इज जीरो। बीटा माइनस बीटा बार इज जीरो। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, छोटे छोटे सवाल है ना, स्टार्ट किए थे। हाँ, कॉन्जुगेट जैसा, कॉन्जुगेट कैसे हुआ? अरे, दो नंबर अगर रियल होते हैं तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार कंडीशन होती है फॉर प्योरली रियल, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो, और अगर इमेजिनरी है तो बीटा इक्वल टू माइनस बीटा बार होता है। ये कंडीशन होती है जो हमने कल की क्लास में यूज की थी, एंड मे बी यू आर नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो देख ले अपन, है ना? ठीक है, आ जाएगा समझ में, कंडीशन ऐसे, और ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। हाँ, अगला सवाल। पढ़ा जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जेड, आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड इज 8, फाइंड मोड जेड। वेरी गुड, शाबाश, 4, शाबाश। अरे कोई हीरोइंस फॉर्मूला नहीं करना, कुछ नहीं करना है। देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, दूसरा अगर आयोटा z दे रखा है, क्या समझ आता है तुमको? आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 90 डिग्री से रोटेट हो गया ना, ठीक है? तो बस तीसरी साइड फिर ये आ जाएगी, जो z प्लस आयोटा z होगी, ठीक है? तो ये 90 डिग्री, तो एरिया क्या आएगा इसका? 8, 1/2 बेस हाइट मोड जेड, और एक आ जाएगा आयोटा जेड, बस। आयोटा जेड तो ऐसे लिख दिया, आयोटा इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है? और मोड जेड का स्क्वायर इज 60, मोड जेड 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन लिखा जाए। एग्जाम्पल 2, z1 माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू z2 माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू z3 माइनस 3 का मोड, ठीक है? एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 जो है कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय z1 z2 z3 इज इक्विलेटरल। अच्छा सवाल है। देखो, आप तो एक बार एक ट्रायंगल बना डालो, है ना, जिसमें z1 z2 z3 आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क कर दिए, ठीक है? ये क्या लिखा है भाई? ये जैसे सिर्फ ये चीज की बात करो, सिर्फ इस चीज की,
इसका इसका प्रेजेंटेशन, इसका इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको समझ में आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड 3,0, राइट। Z1 और 3,0 की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है? Z2 और 3,0 की डिस्टेंस बराबर है, Z3 और 3,0 की डिस्टेंस बराबर है। समझ आती बात ये? तो अच्छा, तो 3,0 एक ऐसा पॉइंट है जो Z1 Z2 Z3 तीनों से बराबर है, तो मैंने 3,0 को यहाँ पे मान लिया। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। हाँ भाई, क्या कहूं मैं उसको? 3,0 को सरकम सेंटर, कि सर ये एक बार एक सर्कल पास हो रहा होगा जो Z1 Z2 Z3 से पास होगा, क्योंकि सेंटर है तो सारे वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है रेडियस आ जाएगी, है ना। तो आपको ऐसे मजाक मजाक में जो है वो सरकम सेंटर मिल गया। ओके, सो सरकम सेंटर इज 3,0। हाँ भाई, अब तो देख ही गया सेंट्रोइड। सेंट्रोइड अगर निकालने चलेंगे अपन, तो सेंट्रोइड जो है वो क्या आएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। और ये कितना दे रखा है? 9। आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो 3 आ रहा है। अब 3 का मतलब क्या है? 30 है। आयोटा है ही नहीं तो क्या करूं मैं? 30 आ गया। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड सेम, बस खत्म बात, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। ठीक है, Z1 - Z3 को ओपन करके, अच्छा वहां से कर रहे हो ओपन करके भी, हमारा ये अच्छा तरीका है यार। जज करो इसको, ये सरकम सेंटर है, ये सेंट्रोइड वाला पार्ट है। ओके, ठीक है भाई, एक और करते हैं। इफ Z1 Z2 Z3 is an equilateral triangle whose circumcenter is at origin, then prove that then circumcenter is at origin and Z1 equal to 1 plus iota. Find Z2 Z3. भाई शुरू किया जाए। देखो, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना और सरकम सेंटर ओरिजिन पर है, तो इस जगह पर ये आपका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का फंडा ये होगा कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसको जैसे अपन ने Z1 बोला मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, कि ये Z1 है, चलो, और ये Z2 है और ये Z3 है, और आपने 3 वेक्टर ऐसे लिख दिए कि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। हाँ भाई, सबसे पहले मानते हो क्या कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, क्योंकि तीनों सर्कम रेडियस हो गई। ये तो बराबर है ना, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। और नहीं होता तो भी था ही होता, छटा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? 120। शाबाश, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। क्या आपको ऐसा फील आ गया क्या कि अगर इस वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज में 120 से, तो ये वेक्टर बन जाएगा? बिल्कुल, शाबाश, खत्म। Z1 - 0 को 120 से e⁻⁴ से, तो क्या मिलेगा? Z2 - 0। और अगर उसी वेक्टर को 240 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, तो Z3 - 0
बन जाएगा 120 और 120 प्लस 120। अच्छा, मैग्नीट्यूड की कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बराबर है सारे ना, बढ़िया है। ठीक है, ये रहा, समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, Z1 पता है तो अपन कर लेंगे फिर, है ना, Z2 Z3 निकालना। Z1 तो पता है, 1 + i मल्टीप्लाई करके। और जो लोग थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि इसी चीज को ओमेगा बोलते हैं और इसी चीज को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अभी नहीं है, बाद में करेंगे ना, बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। पर जिनको पता है वो उनके लिए ये है, ठीक है भाई, ओके। अरे हाँ भाई, लो -2 पाई, एक ही बात है वो, यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है ना, चलता है वो। इसको e की पावर टेक्निकली -i/2 पाई/3 लिखना चाहिए, उल्टा, है ना। तो ठीक है ना, सेंस उसका एक ही है। मतलब वो वैल्यू अगर आएगी ना तो वो एक ही बात है। हाँ भाई, हेडिंग डालो, डी मोवरिज थ्योरम, DMT, ठीक है, सिर्फ हेडिंग डाल दो, है ना। शुरू करें, डी मोवरिज थ्योरम। यार ऐसा फंडा है देखो कि एक्चुअली ये थ्योरम क्या है कि बहुत बड़ी थ्योरम है ना, मतलब आप, अपन इसके डेप्थ में नहीं जा सकते, किसी भी पॉइंट पर नहीं जा सकते, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी बातें होती है इसमें ना। अपने जो काम की है सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की पावर n को अपन जो है ऐसे लिख सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। इसकी एक्चुअली मल्टीपल वैल्यूज होती है, इसका आउटपुट जो है बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है ना। वो एक्चुअली एन पे डिपेंड करता है कि वो इंटीजर है क्या नहीं है। अपन उस सारे में नहीं जा रहे हैं, अपने जितना काम आता है उसमें जो है अपन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को जो है वो ऐसे लिख देते हैं कि इस पावर को उचका के अंदर लगा दो, ठीक है ना। मतलब ये एन यहाँ पर आ गया और ये एन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपको अगर समझना है तो बहुत आसान चीज है कि भाई इसको ई की पर आयोटा थीटा लिखा और उसके ऊपर पावर एन लगा दिया और फिर अपन उसको जो है वो आयोटा एन थीटा लिख दे और आयोटा एन थीटा को अपन वापस ये कर देते, ठीक है ना। तो अपना फंडा सिर्फ सीधा है कि डी मोवरिज थ्योरम, DMT बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, ओके। ये होता है कि जो पावर यहाँ लगी है उस पावर को अपन अंदर ले लें। ये लिखा है कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज द वैल्यू और वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस, और अपने जो है यही काम आ जाती है, ठीक है, ओके। n रेशनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंटीजर पे क्या बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाता है ये, ठीक है ना। अभी उस डिटेल में नहीं जाना, अपने काम करनी है वो, ठीक है, ओके। और ये क्या लगा रखा है इधर, डी मॉर्गन्स लॉ को तुम डी मोवरिज थ्योरम बना रहे हो। अबे, डी मॉर्गन्स लॉ को डी मोवरिज थ्योरम बना दिया। अरे भाई 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 भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या सीन है इसमें ना, क्या करना है, अच्छा अंग्रेजी नाम है इसलिए है। तो DMT की क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या करना होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको एक यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने में हेल्प करेगा। हेडिंग डालो, स्टेप्स टू डिटरमाइन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब DMT का जो एप्लीकेशन है ना वो आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब जो रूट्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1, ठीक है, राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना इसको,
whose roots are to be determined, जिसके रूट्स आप निकालने वाले हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो है एक बार पोलर फॉर्म में लिखते हैं, whose roots are to be determined। ठीक है, उसके बाद एड 2m पाई टू द आर्ग्यूमेंट, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसमें एक बार आप 2m पाई ऐड कर दें। सर रीजन बताऊंगा मैं ना, ठीक है। उसके बाद अप्लाई डीएमटी, उसके बाद पुट m इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर n-1 टू गेट ऑल द रूट्स। डीएमटी आ गया, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी और छोटे छोटे सवाल हो जाएगा। भाई मेन टारगेट यही है कि अपन जो है मतलब 31 जनवरी तक है ना, एक बार वेक्टर 3D ऑलमोस्ट खत्म कर दें यार। फरवरी में सिर्फ कोनिक बचे बस। डीएमटी पूछ रहे हो क्या है, हैं? तुम नींद में हो क्या रहे हैं? क्या चाहते हो तुम? जो पढ़ रहे हैं उसी का नाम डीएमटी है? जो पढ़ रहे हैं ना उसी का नाम डीएमटी। मैंने बोला है ना कि मैं इसको डीएमटी बोलने वाला हूँ, है ना। यहाँ से डी, यहाँ से एम और यहाँ से टी। ठीक है, ओके, ठीक है, डीएमटी। ओके भाई, ठीक है। देखो डाई मिथाइल थायोल, है, कुछ भी बोले जा रहे हो, डीएमटी का मतलब। चलो, तो भाई ऐसा है कि जैसे मान लो इसके आपको रूट निकालना है, ठीक है ना। सुनना भाई, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन एक बार तो ऐसा लिखेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ही ऐसा लिखना जो मैंने लिखा ना, आप इसको क्वेश्चन बना देना, इसको हटा देना, ठीक है ना। ये पहला सवाल है, इसके रूट्स निकालना है, ठीक है भाई। जेड की पावर 4 इज 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो मैं आपको वो जो स्टेप्स अपन ने लिखी है वो एक एक अप्लाई करके बता रहा हूँ। पहली स्टेप, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रूट निकालना उसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म में लिखना शुरू किया। तो भाई पोलर फॉर्म में क्या होता है, मोड से डिवाइड करना होता है ना। मोड से डिवाइड किया तो 2 बार निकाला, यहाँ पर 1/2 और ये हो गया आयोटा रूट 3/2। ये लिख दिया मैंने पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में थोड़ा सा और कोस थीटा साइन थीटा डाल देते हैं, ठीक रहेगा ना। तो इसको लिखा 2 टाइम्स, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं क्या, सिस ऑफ, सिस भी छोड़ो अभी, इतना ज्यादा नहीं। तो भाई ये लिखा मैंने कोस π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। ओके, समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ कि भाई इतना नहीं लिखा जाएगा मेरे से। मैंने लिखा सिस ऑफ π/3। समझ गए बात को। ये है पोलर फॉर्म। अब मेरे को z की पावर 4 है, सुनना, z की पावर 4 है तो 4 रूट आने चाहिए, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, रूट तो 4 आने चाहिए ना, है ना। रूट तो 4 आएंगे, जितनी डिग्री उतने रूट, क्योंकि अपन अब रियल रूट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स भी आएगा इसमें, आने दो। तो भाई ऐसा है, मैंने पावर 4 लगा दिया है ना इसके ऊपर। तो एक्चुअली फंडा ये होता है कि जैसे ही आप पावर 4 लगा रहे हो, तो आपने जैसे ही उसको लिखा पोलर फॉर्म में, उसको आप में 2m पाई ऐड करना है। आपको 2m पाई जो है आर्ग्यूमेंट में ऐड कर रहा है। द रीजन इज, अभी एक बार मैं ऐड करता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ आपको कि वो एक्चुअली मल्टीपल रूट जनरेट करने के लिए ये काम आएगा। एक बार ये ऐड कर दिया, डीएमटी अप्लाई किया, तो पावर 1/4 लगी, तो पावर 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 2m पाई प्लस π/3, है ना। और इसके ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 1/4। समझ गए बात को।
ठीक है, तो जो z की वैल्यू आएगी वो होगी 2 की पावर 1/4। यहाँ पे आ जाएगा सिस ऑफ 2m/π+π/3/4। ये होता है डीएमटी जो मैंने यहाँ पर किया है कि जो पावर अंदर थी उसको मैंने एंगल में डाल दिया। गॉट इट? ठीक है, ये वो आपकी स्टेप 3 है। तो मैं आपको अगर मेंशन करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक इस जगह तक स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये डीएमटी अप्लाई करने वाला स्टेप 3 है, और अब अपन चल रहे हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 क्या कि भाई एन की वैल्यू पुट कर दो, 0 1 2 जो भी पुट करना है। तो कितने रूट आएंगे? 4 रूट आएंगे, स्टार्टिंग विथ 0, देन 1, देन 2, देन 3। तो 0 पुट किया तो पहला रूट आएगा, उसको z1 नाम दे दिया, वो होगा 2 की पावर 1/4। 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा? 6 ऑफ π/12। z2 वो हो जाएगा 2 की पावर 1/4 6 ऑफ, यहाँ पे आएगा देख लेना, 1 पुट किया ना 2π, तो 2π/4 π/2 प्लस π/12। फिर आएगा तीसरा रूट जो होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे है ना, तो 4π/4 पाई आ जाएगा। और अगली बार जब आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 6π आएगा, 6π/4 3π/2 है ना, तो ये आ जाएगा 6 ऑफ 3π/2 प्लस π/2। समझ गए बात को? इस प्रकार से अपने जो है वो 4 रूट निकाले जाएंगे Z4। अब मैं आपको है ना एक बार इसको फील कराता हूँ कि ये एक्चुअली 4 रूट कहाँ पर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना। देखो स्टार्ट करेंगे। भाई ऐसा है कि अगर मैं इन 4 रूट को आपको ऐसे प्लॉट करके बताऊँ ना, भाई देखो ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें एक रूट Z1 जो आपने निकाला है वो है, देखना 2 की पावर 1/4, ये तो मोड हो गया, ये इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गई, और ये आपको क्या बता रहा है? आर्ग्यूमेंट बता रहा है π/12। तो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी जिस लाइन का एंगल है यहाँ पर π/12, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 की पावर 1/4। समझ में आई बात है ना? ये अपने पहले रूट का रिप्रेजेंटेशन है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट Z2, तो Z2 क्या है? 90 प्लस π/12, डिस्टेंस वगैरह सब बराबर है, तो 90 प्लस π/12 यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ये जो है वो Z2 है, और ये वाला एंगल जो है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ गए क्या बात को? ठीक है, ओके। फिर Z3 आएगा, तो Z3 का क्या फंडा? सबकी डिस्टेंस बराबर है, सबकी डिस्टेंस बराबर है, एंगल में डिफरेंस देखो तुम एक बार, एंगल में डिफरेंस देखो, 90 का डिफरेंस दिख रहा है सबको। ये 0 डिग्री अगर मानते हैं, मतलब 0 देन 90 देन 180 देन 270, 90 पे आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो भाई ये वापस 90 पे आ जाएगा इधर, और ये इधर वापस 90 पे आ जाएगा, ऐसे इस जगह पर सेट। ठीक है, और इन चारों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक बहुत ही प्यारा सा सिमेट्रिक फिगर बनेगा, दैट विल बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 रूट आते हैं तो भाई वो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, उन चारों से। अब आपको इस स्क्वायर का एरिया मान लो पूछ लिया, या इवन चलो पूछ लिया कि इस स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, तो निकाल पाओगे क्या? गिवन दैट सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 की पावर 1/4 है, दिख रहा है तुमको? भाई साइड पूछी मान लो, तो ये x मान लिया और ये भी x मान लिया, तो x² प्लस x²। साइड पूछ ली मान लो, तो वो 2 × 2 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से x आ जाएगा। एरिया पूछ लिया, 1/2 d1 d2 कर दो, है ना, या फिर x निकाल लिया, x² कर दो,
आ सकता है वहां से ना, मतलब एक छोटा मोटा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो nth रूट ऑफ यूनिटी से, मतलब सॉरी मैं बहुत बड़े बड़े नाम बोल रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये चार रूट जो आ रहे हैं है ना, उनसे बनने वाले फिगर का एरिया बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब डीएमटी पे एक्सपर्ट है ना बनाते हैं आपको। हाँ भाई चलो शुरू करो, क्वेश्चन देखो। रूट्स निकालना है। कल वाली क्लास किसी भी हाल में मिस मत करना है ना, कुछ और क्लास भी है तो भी आप यही क्लास अटेंड करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की। nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में घुमा फिरा के क्वेश्चन उसी पे आता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करके है ना, वो जो पढ़ा होगा आपने वो पढ़ूंगा मैं ना, nth रूट ऑफ यूनिटी का। नहीं उसके बाद देखते हैं कितना क्या है ना, खत्म खत्म तो पता नहीं पड़ता ऐसे तो यार है ना। जेड की पावर 4 क्या लिखेंगे भाई, √3 - 1/2 प्लस आयोटा √3 + 1/2। ठीक है, जेड की पावर 4। हाँ भाई, ये क्या लिखा है फर्स्ट वाला, 15, 15 है 75, अरे 75 है ये, 75 डिग्री है ये, 15 नहीं है ये। ठीक है, और ये है सिस ऑफ 2m पाई प्लस 5 पाई/12। जेड की वैल्यू जो है वो है 2m पाई 5 पाई/12/4। ठीक है, डीएमडी दिख गया यहाँ तक, 2m पाई ऐड किया, पावर अंदर ले ली, ये डीएमडी हो गया। ठीक है ना। हाँ फिर रूट निकालो, रूट के लिए क्या करना है, 0 1 2 और 3 पुट करना है। ओके, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दो कि हाँ सर ये रूट आ रहा है, बस ठीक है ना। तो भाई जैसे फर्स्ट वाला तो कितना हो गया, 5 पाई/48। ठीक है, फिर अगला वाला आ जाएगा π/2 प्लस 5 पाई/48। फिर अगला वाला आ जाएगा, यस, पाई प्लस 5 पाई/48। और ये आ जाएगा सिस ऑफ 3 पाई/2 प्लस 5 पाई/48। समझ गए बात को, ठीक है ना। जीरो तो, और ये 1 पे ये आ गया, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट बताना है। जीपी दिख गया सबको, जीपी का सम दिख गया है ना। यहां से देखो, इस जगह से फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो जेड। ठीक है, तो सम लिख लो जीपी का, वो होता है ए आर की पावर, नंबर ऑफ टर्म 6 है ना, -1 डिवाइड बाय r-1। ठीक है, 6 रूट नहीं आएंगे भाई, तुम ऐसे क्यों पागल हो रहे हो, ये तुम जीपी का सम किया इसलिए पावर 6 पे आ गए, इनिशियली तो पावर 5 थी ना, तो तुम डिग्री 5 है, 6 रूट कैसे ला सकते हो, वो तो गलत है ना। सोल्व करने पे 6 आएंगे, एक हटाऊंगा मैं, देखना है ना। हाँ भाई, कुल मिला के यहाँ पर z की पावर 6 = 1 दिख रहा है क्या, सोल्व करने पर भाई, इसको इधर भेजो, हटाओ इसको, है ना, और बस ये। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो z की पावर 6 = 1, 1 को क्या लिखूं भाई, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में 6 0, क्योंकि 1 को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये है cos 0 एंड आयोटा sin 0, और डीएमटी सॉरी 2m/8 कर दिए।
सो 0 प्लस 2m पाई, तो z जो है वो हो गया सिस ऑफ 2m पाई बाई 6। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दो, 0 1 2 3 4 5 टू गेट ऑल द रूट्स। पहला वाला रूट है सिस 0, दूसरा वाला रूट है सिस ऑफ 2 पाई बाई 6, फिर है सिस ऑफ 4 पाई बाई 6, फिर है सिस ऑफ 6 पाई बाई 6, फिर है 8 पाई बाई 6, और फिर है 10 पाई बाई 6। तो पहला वाला रूट जो है वो नहीं हो पाएगा। सुनना ध्यान से, क्यों नहीं हो पाएगा? दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, जैसे आपने इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको लग जाना चाहिए था z तो 1 नहीं होगा, और इधर से देख लो इस इक्वेशन में 1 तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। ठीक है ना? ओके, तो और बाकी सारे रूट सही है ना? बाकी 5 रूट आ जाएंगे इसके, ये 5 रूट है। ठीक है भाई, अरे जो लोग डीएमटी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको रूट निकालने वाला प्रोसीजर समझ में आ रहा है कि ये एम कैसे पुट कर रहे हैं, क्या है, ये सब प्रोसीजर क्लियर है? पोलर फॉर्म में लिखना है, 2m पे ऐड करना है और बस। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी डीएमटी आज पूरा खत्म कर देते हैं यार, ना डीएमटी में चाह रहा हूँ खत्म, निपटाओ इसको। हाँ भाई, इसको करो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये नहीं दे रखा है, लेट्स अज्यूम ये दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना? ओके, तो ये जीपी दिख गया, इधर से देखो जीपी वापस कॉमन रेशियो माइनस जेड, फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? कितनी टर्म्स है इस जीपी में? 5, -1 डिवाइड बाय माइनस जेड -1, तो यहाँ पे आ जाएगा कि -z⁵ -1 इज इक्वल टू 0, सो z⁵ इज इक्वल टू -1। z⁵ -1 को क्या लिखेंगे भाई पोलर फॉर्म में? पाई, सिस पाई, कोस पाई -1 हो जाएगा और साइन पाई 0 हो जाएगा। सही है बिल्कुल। z⁵ इज सिस ऑफ 2m पाई प्लस पाई। z की जो वैल्यू है वो है 2m पाई प्लस पाई बाई 5। ठीक है, और इसमें अपन जो है वो पुट करते हैं m को 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा, तो √5 आ जाएंगे, डिग्री 4 ही है, ध्यान रखना, है ना? एक हटाना है, तो ये आएगा 3 पाई बाई 5, फिर आएगा 5 पाई बाई 5, फिर आएगा 7 पाई बाई 5, एंड लास्ट कितना आ जाएगा 8, तो 9 पाई बाई 5। ये आ गए अपने पास 5 रूट। ठीक है, ओके। हाँ, कौन सा हटेगा? z की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए? दिख रहा है तुमको कि z की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती। नीचे भी आ रहा है और इधर भी दिख रहा होता। ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज बेसिकली योर सिस पाई एंड दैट इज -1, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो सिस पाई नहीं होगा, बाकी सब कुछ चलेगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसमें पूछ ले कि भाई बताओ कि वो वाला रूट जिसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला 6 पाई बाई 5। वो हमेशा ही पहला वाला रूट ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ना कि लीस्ट पॉजिटिव में स्टार्टिंग जो जहां से m इक्वल टू 0 से निकाल रहे हो वही वाला रूट है आपका, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन देखो। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन whose रियल पार्ट इज नेगेटिव। टोटल कितने रूट्स आएंगे? 10।
है ना। और 10 में से बताना है कितने रूट ऐसे होंगे जिनका रियल पार्ट नेगेटिव आएगा। M3 तक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 3 तक? चार रूट नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। कम रूट चाहिए तो क्या पूरा एम लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सारे लिखो, उसमें जो काम का नहीं वो हटा दो, ठीक है। एक रूट को ऐसे नहीं हटाते, सोच समझ के हटाते हैं। हाँ भाई, थोड़ी देर के लिए z की पावर 5 को डी पुट करो इसमें, देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? इस क्वाड्रेटिक के रूट सोचना तो भाई। 992 को फैक्टराइज करो, 3132, ओके। तो ये आ गया z-32, सॉरी t-32 एंड t+31, ठीक है भाई, ओके। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस यही खत्म कर रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 0। टी क्या है? z की पावर 5, बेसिकली ये है भाई, z की पावर 5 -32 एक इक्वेशन है, और z की पावर 5 +31 दूसरा है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। हाँ भाई, बराबर करना है इसको 0 पे। तो पहले मैंने सोल्व किया कि z की पावर 5 इक्वल टू 32 निपटाते हैं, फिर इसको इधर देखेंगे, z की पावर 5 इक्वल टू -31 को देखेंगे बाद में। अभी इसको मैंने ऐसे सोचा कि ये है z/2 की पावर 5, मेरे को इधर 1 अच्छा लगता है, क्योंकि 1 को मैं तुरंत जो है वो C0 लिख सकता हूं, ठीक है, ओके। क्या सबको दिख गया क्या कि z आ रहा है 2 टाइम्स सिस ऑफ 0 प्लस 2m π/5? भाई इस 1 को लिख दिया अपन ने सिस 0, 0 प्लस 2m π कर दिया, और 5 अंदर डाल दिया और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अपन m की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो अपने जो रूट्स आएंगे ना वो आ जाएंगे, पहला रूट सिस 0, दूसरा रूट सिस 2π/5, तीसरा रूट सिस ऑफ 6π/5, सॉरी नॉट 6π/5, 4π/5, फिर आ जाएगा 0 1 2 3 पुट करना, 6π/5 एंड देन 8π/5। ये 5 रूट दिख गए आपको? Z2, Z2 भाई 2 उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मैंने 1 1 C0 याद हो गया इसलिए मैंने 1 को उधर किया फिर बस। हाँ भाई देखो, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था कि रूट्स निकालने हैं, क्वेश्चन जो है वो ये था कि नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव हो। अच्छा, रियल पार्ट कोस बताएगा, तो इसमें रियल पार्ट क्या आएगा? कोस 0, क्लियर है बात। कोस 0 पॉजिटिव होता है, सही बात है, ये काम का है, जो टिक कर रहा हूं वो काम का है। रियल पार्ट, ओ सॉरी नहीं, रियल पार्ट नेगेटिव चाहिए, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, क्योंकि cos 0 1 हो गया ना, 1 तो पॉजिटिव हो गया, वो नहीं चाहिए अपने को। हाँ भाई, 2π/5, 2π/5 मैं आपको बताऊं, π/5 जो है 20 डिग्री होता है, तो ये 40 डिग्री लिखा हुआ है, तो cos 40 पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी काम का नहीं है। ये π/5 इज 20 डिग्री, है ना। π/5 20 डिग्री होता है क्या? नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, सॉरी, नहीं नहीं 20 डिग्री नहीं होता है, एक मिनट, 180/5 है ना, अरे ये तो भाई 36 डिग्री, सॉरी, है ना, सॉरी। तो ये वैसे भी 72 ही है ना, हटाओ। हाँ भाई, ये 36 × 4 144 डिग्री हो गया है,
और 144 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कोस नेगेटिव हो गया, कोस नेगेटिव है तो रियल पार्ट नेगेटिव है, काम का है। पाई प्लस पाई बाई 5 काम का है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ भाई 8 पाई बाई 5, 36 इंटू 8 कर लेते कितना आ रहा है ना, 848 है ना, 8 इंटू 3 24, 24 एंड 4 288, 288 कहाँ हो गया, 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस पॉजिटिव आ गया, नहीं 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 काम का है। तुम कैलकुलेशन समझ रहे हो सब लोग, क्या कर रहा हूं मैं, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूट निकालने के लिए कोई नहीं पूछेगा तुमको कि रूट निकाल दो इसके, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा मतलब हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कोस नेगेटिव कहाँ पर है। अब जब ये पार्ट हो गया तो उस पार्ट पे तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, देखो उसको ऐसे लिखा मैंने, ये जो है ना वो ऐसे लिखा, -31 की पावर 1/5 है ना, की पावर 5, ओके, एक ही बात है। क्या इस पार्ट के ऊपर अपन एक बार डिस्कशन कर सकते हैं ना कि ये नेगेटिव है, -31 की पावर 1/5 भी नेगेटिव ही होगा। अरे क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव ही आता है, जैसे -27 की पावर 1/3 -3 होता है, वैसे है ना। मैंने क्या किया फिर इसको ऐसे लिखा, z/-31 की पावर 1/5 की होल पावर 5 इज 1, समझ गए। इस 1 को अपन क्या लिखने वाला है, सिस 0। यहाँ पर जो है ऐसे लिखा कि जो भी अपने डीएमटी वगैरह जो करना था जो कर दिया, सिस में 0 था उसमें 2m पाई ऐड कर दिया, उसमें 5 से डिवाइड कर दिया, और बाहर जो है वो ये लिख दिया। और उससे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरी चीज है ये नेगेटिव है। अब क्योंकि इसके पीछे वाली बात तो पूरी की पूरी सेम है, जो इधर था, उधर बार पॉजिटिव नंबर था और इधर नेगेटिव नंबर है, तो इधर से 2 रूट काम के आए थे, मैं बिना लिखे बोल दूं क्या कि इधर से 3 रूट काम के हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो सारा मामला पलट जाएगा, जो तुमने उधर टिक किया उसको काट देना, जो काटा उसको रख लेना। टोटल रूट कितने हो जाएंगे, 5, जिनमें रियल पार्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। भाई ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो यही समाप्त होती है, ठीक है। होमवर्क आज आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी की शीट में दे दूंगा, है ना, ठीक है। अब वो शुरू करते हैं भाई, है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा अपन ने, ठीक है, ओके भैया ना, बाय बाय। अच्छा शाम को पेपर सोल्विंग वाली क्लास है अभी, ठीक है ना, बहुत दिन हो गए, अब अपने को छोड़ना नहीं है उसको, है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा फ्लो जो बना हुआ था 2-3 दिन से नहीं हो रही वो, ठीक है ना, शुरू करते हैं वापस, ठीक है भैया ना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के पास आ रहे हैं ना वैसे वैसे पेपर सोल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट बनता जाएगा, इसलिए बी सीरियस अबाउट इट, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत पेपर कर लिए अब छोड़ देते हैं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है वो, है ना। लास्ट में आते आते जो है अपन धीरे ना पड़े, है ना, दौड़ते रहें बस। स्ट्रेट लाइन ही बता दूंगा मैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बता दूंगा मैं, करवा दो, ठीक है भाई ना, ओके, बाय बाय।